गुड मॉर्निंग बच्चों। रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की इस कड़ी में आज हम लोग बज्र गुणन विधि के माध्यम से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पूर्व आपको बता दें कि यह अध्याय अपने अंतिम चरण में है। इसके पहले जितने भी वीडियो आपको प्रस्तुत किए गए हैं उन वीडियो को बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ कहीं भी आपको समझने में परेशानी महसूस हो रही हो वहाँ पर वीडियो को पॉज करके और उसको बैक करके बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद भी यदि समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, संपर्क करने का प्रयास कीजिए और आपको जब तक समझ में नहीं आ जाता है तब तक समझाने का प्रयास किया जाएगा। यह ऑनलाइन वीडियो की इस कक्षा में अब तक हम लोगों ने रैखिक समीकरणों युग्म को हल करने की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जैसा कि इसके पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलोपन विधि को जाना है, उसके पहले प्रतिस्थापन विधि को जाना है। आज की इस कड़ी में हम लोग बज्र गुणन विधि को जानेंगे और समझेंगे। इसके बाद एक और विधि रह जाएगी जिसके माध्यम से जो समीकरण रैखिक युग्म समीकरण में नहीं दिए गए रहते हैं उन्हें हम कुछ मानों को प्रतिस्थापित करके उन समीकरणों को सबसे पहले रैखिक समीकरण में बनाने का प्रयास करते हैं और रैखिक समीकरण बन जाने के बाद इन रैखिक समीकरणों को हल करके जिनमें इन मान को प्रतिस्थापित किया जाना है उसमें प्रतिस्थापित करके वांछित मानों को प्राप्त कर लेते हैं। इसके पहले आज के लिए बज्र गुणन विधि है। आइए इस बज्र गुणन विधि को समझने के लिए हम एक उदाहरण को लेते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि बज्र गुणन विधि के माध्यम से किस तरह से रैखिक समीकरणों के युग्म को हम हल करते हैं। आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर एक उदाहरण, सबसे पहले परिभाषा दिया गया है। परिभाषा क्या है? माना रैखिक समीकरण युग्म के मानक समीकरण इस प्रकार है। सबसे पहले बज्र गुणन विधि को किस प्रकार से हम हल करते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को मानक समीकरण के रूप में इस प्रकार दिया गया है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 दिया गया है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 यह समीकरण नंबर 2 दिया गया है। इन समीकरणों को देखने से आपको यह बात स्पष्ट हो रही है कि बराबर के दाईं तरफ सिर्फ शून्य है और इसके अलावा जितने भी मान हैं सब के सब बराबर के बाईं तरफ है। यहाँ तक कि अचर पद भी बाईं तरफ ही रखा गया है। सभी मानों को सबसे पहले हम बाईं तरफ कर लेंगे। अगर किसी समीकरण में कोई अचर पद बराबर के दाहिनी तरफ हो या कोई चर पद बराबर के दाहिनी तरफ हो तो उन मानों को पक्षांतर करके हम बराबर के बाईं तरफ सभी मानों को ले आते हैं, सभी पदों को ले आते हैं और उन पदों की सहायता से फिर हम इस मानक रूप में इस समीकरण को बनाते हैं। तो जब हम इस मानक रूप में रैखिक समीकरण को बना लेते हैं तो इसके पश्चात क्या कार्य किया जाता है उससे आप अच्छी तरह से समझिए यहाँ पर, तब आपको समीकरण को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इन समीकरणों को बज्र गुणन विधि से निम्नवत हल किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक चर पद है x, एक चर पद है y और एक अचर पद है उसको मान देते हैं हम 1। तो इसको हम ये 3 पद के रूप में हम बनाते हैं और इन पदों के बीच में बराबर बराबर का चिन्ह हम बना देते हैं। अब आइए x बटा x के नीचे क्या मान रखा जाएगा। अब आते हैं दोनों समीकरण दिए गए हैं तो उन दोनों समीकरणों में चूंकि हम x के लिए मान रखते हैं तो x के मान यहाँ रख दिया, तो अब इस पद को भूल जाइए। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 में 2 पद बचे हुए हैं, b1y और c1, b2y और c2। तो क्रम से ऊपर वाला पद पहले लेते हैं। y का गुणांक b1 है तो b1 इंटू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1।
b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1। इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। पहले x के साथ लगे हुए पद से शुरू करेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई फिर यहाँ पर और माइनस करके फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी प्रकार y का जब मान निकालना होगा तो y को ढक लेंगे और y के आगे हमें C1 मिलता है, तो देखिए C1 से शुरू करेंगे, C1 और C1 के साथ कौन सा पद गुणा होगा, A2, क्रॉस मल्टीप्लाई A2 के साथ, तो C1 इंटू A2 माइनस फिर C2 इंटू A1, ये पद हो गया आपका। अब इसके बाद अचर पद पे जब आते हैं तो अचर पद हमारा C1 C2 है, तो इस अब यहाँ पर हमने एक अचर पद एक रख लिया है। अब इसके बाद जो बाकी के दो पद बनते हैं उनमें क्रॉस प्रोडक्ट, तो C1 के बाद पद मिलेगा हमारा A1, तो A1 से शुरू करेंगे, A1 इंटू B2 फिर आएगा, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। यह क्रम हमें ध्यान देना है कि हमारा जो क्रम है वह उल्टा ना हो, क्रम गड़बड़ाए नहीं। यदि x से x का मान हम निकालना चाहते हैं, इसके आगे जो y वाला पद मिलेगा, यहां से B1 से शुरू करेंगे, B1 से, और यदि y का मान निकालना है तो y को छोड़ करके C1 से शुरू करेंगे, तो C1, और उसी प्रकार अचर पद है तो C1 के बाद A1 से शुरू करेंगे, तो A1 से। तो यह क्रम हमारा गड़बड़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आपका मान जो है गलत आएगा, उत्तर गलत आएगा। अब आइए इस विधि के माध्यम से एक छोटे से प्रश्न को हल करके देखा जाए। प्रश्न है, दिए गए समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। क्या है, x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0 तथा 3x ऋण y बराबर 2। इस प्रकार यह दो समीकरण दिए गए हैं। समीकरण नंबर 1 जो है मानक रूप में दिया गया है, इस तरह से x ऋण 3y धन 3 बराबर 0, जहां पर x का गुणांक 1 है, y का गुणांक ऋण 3 है और अचर पद ऋण 3 है। समीकरण नंबर 2 जो दिया गया है 3x ऋण y बराबर 2, यह मानक रूप में नहीं है, यानी कि 2 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो हमने 2 को इधर पक्षांतर कर लिया। तो अब 3x ऋण y ऋण 2 बराबर 0, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। इसमें x का गुणांक 3 है, y का गुणांक ऋण 1 है और अचर पद ऋण 2 है। वज्र गुणन विधि से हल करने पर x बटे अगर इसका मान लेते तो यस हमने लिख दिया, फिर y लिख दिया, फिर z हमने लिख दिया। अब नीचे का मान लिखते हैं, तो x के बाद y के गुणांक से शुरू करेंगे, तो ऋण 3 और गुणे ऋण 2, ऋण 3 गुणे ऋण 3, इसके बाद ऋण लगा देंगे। फिर y के बाद दूसरा पद है ऋण 3, तो ऋण 3 गुणे ऋण 1, ऋण 1 गुणे ऋण 3, ऋण 1 गुणे ऋण 3। अब y का मान निकालना है, तो y बटे ऋण 3 गुणे 3, y के बाद जो सी वाला पद है तो ऋण 3 गुणे 3, तो ऋण 3 गुणे 3 और ऋण 1 गुणे ऋण 2, 1 गुणे ऋण 2। अचर पद का मान देखते हैं, अचर पद 1 बटा, अब उसके बाद इनके गुणांक को गुणा करते हैं, तो x का गुणांक 1 गुणे ऋण 1, 1 गुणे ऋण 1, 1 गुणे ऋण 1, ऋण 3 गुणे 3 या 3 गुणे ऋण 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कि यहाँ का जो क्रम है पहले पद पर होना चाहिए। अब इसको हल करने का प्रयास करेंगे, तो x बटे y बटे और 1 बटे हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद हल करने का प्रयास करेंगे। तो ऋण 3 गुणे ऋण 3 6 हो गया, ऋण लगाया, ऋण 1 गुणे ऋण 3 तो ऋण 3 हो गया, y बटे यहाँ पर ऋण 3 गुणे 3 है तो ऋण 9 हो गया, 1 गुणे ऋण 2 है तो ऋण 2 और ऋण पहले से लगा हुआ है तो धन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 गुणे ऋण 1 तो ऋण 1 आया और ऋण 3 गुणे 3 तो ऋण 9 आया और पहले से ऋण लगा हुआ है तो धन 9 आ गया। इसको और हल किया हमने, तो x बटा 3 और बराबर y बटे ऋण 7 बराबर 1 बटे 8। अब देखते हैं 3 पद है। प्रथम पद में एक चर राशि है x, द्वितीय पद में चर राशि है y और तृतीय पद में अचर पद है। तो x का अचर पद के साथ लेते हैं प्रथम पद व तृतीय पद से। तो प्रथम पद है आपका x बटे 3 और बराबर तृतीय पद 1 बटे y 1 बटे 8। जब इसको हल करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 3 बटे 8 में प्राप्त होगा। अब द्वितीय और तृतीय पदों से
y/7 बराबर 1/8 यहाँ से प्राप्त होता है y के बराबर -7/8। अतः दिए गए समीकरण के हल x बराबर 3/8 तथा y बराबर 7/8। आप अपनी रुचि के लिए चाहे तो इन मानों को इनमें से किसी एक समीकरण में रख करके जांच कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के मान के बराबर आता है कि नहीं। तो बच्चों, इस वज्रगुण विधि का उपयोग तब किया जाता है जब हम प्रतिस्थापन विधि अथवा विलोपन विधि का उपयोग नहीं कर पाते हैं या कुछ ऐसे मान होते हैं जो आसानी से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से नहीं हल हो पाते हैं। तो उन परिस्थितियों में हम लोग वज्रगुणन विधि का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वज्रगुणन विधि आपको समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उसको हल करके यथाशीघ्र भेजने का प्रयास करें ताकि उसका मूल्यांकन कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।